May I come in, sir? Please come. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Sit and give me your file. Thank you, sir. All right. Sir, good name? My name is Harshita Singh. Okay, all right. So give me your brief introduction. Okay, sir. My name is Harshita Singh. I am from Agra, Uttar Pradesh, and currently living in Jaipur, Rajasthan. My highest qualification is MSc in Botany. I have done graduation in BSc. My 10th and 12th are from Kendriya Vidyalaya number 2. I am quite good in EVS and Hindi. So far, my family background is concerned. We are 5 members in the family, 1 elder sister and 1 younger brother. I have couple of hobbies. I love traveling and gardening. That's all about me. Thank you, ma'am. तो आपका नाम हर्षिता है, राइट? Yes, sir. ठीक है। तो हर्षिता जी, मुझे कुछ आप पर्यायवाची शब्द बताइए हर्षिता से। कुछ पर्यायवाची शब्द। सर, हर्ष का प्रसन्न होना और खुशी और हैप्पीनेस, कामनेस। नहीं, हिंदी में बताइए। प्रसन्नता, खुशी, ये हर्षिता के पर्यायवाची हैं। इसमें कौन से प्रत्यय हैं? सर, इत्ता। कैसे करेंगे इसको बताइए? कैसे अलग करेंगे बताइए इसको? हर्ष, इत। हाँ। Are you sure? अच्छा, ठीक है। आप आगरा से बिलोंग करती हैं? यस सर। तो ताजमहल के अलावा वहाँ पे कुछ बताइए जो बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। सर, यूनेस्को में आगरा की 2 मोस्ट मॉन्यूमेंट्स लिए गए हैं, जिनमें से एक ताजमहल है, बट उसके अलावा जो दूसरा है वो है आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। किसके लिए मशहूर है? सर, दीज आर फोर्ट्स। तो यहाँ पे जो मुगल एम्परर थे उन्होंने अपनी कैपिटल बसाई थी। कुछ खाने पीने में भी कुछ फेमस है आगरा? यस सर। क्या है? पेठा। पेठा, अच्छा। स्वीट डिश। तो मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू नोएडा है, राइट? यस सर। और आप जो है आगरा से जाएंगे नोएडा, तो इसमें आपने मैथमेटिक्स कहाँ देखा, बताइए। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार से ट्रैवल करेंगे, तो सर सबसे पहले हम मनी से पेट्रोल भरवाएंगे, तो जितना अमाउंट होगा वो मैथमेटिक्स में आ गया। देन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस लगी है वो इसके अंदर आ जाएगा। टाइम कितना ट्रैवल हुआ है वो भी आएगा। एंड इसके अलावा अभी आपका यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, वहां तक बताइए मुझे क्या क्या आपने मैथमेटिक्स देखा। उसके बाद सर जब हम एंटर करेंगे इंटरव्यू में, तो वहाँ हमें डोर मिलेगा, जो एक शेप है, उसका हम साइज और रेक्टेंगल। अच्छा, आपने जो इतना कुछ बताया, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह, ये सब कुछ बताया ना, तो मैथ्स का कौन कौन सा फंडामेंटल जो ऑपरेशंस है, प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, क्या यहाँ पर यूज हो रहा है? सर, जब हम स्पीड निकालते हैं तो हम डिवीजन का यूज करते हैं। वेरी गुड। ओके, नाइस। तो आपको डिवीजन पढ़ाना है बच्चों को, तो प्ले वे मेथड से कैसे पढ़ाएंगे आप डिवीजन? सर, हम ब्लॉक्स का या फिर थंब पेन्स या स्टिक्स, कोई भी मटेरियल, या हम पेंसिल भी ले सकते हैं, वो अवेलेबल होती हैं, तो उनको हम प्लेस करेंगे और उसके एक सर्कल बनाएंगे, 2-3 सर्कल। उसमें बच्चों को बोलेंगे कि आप इनको इक्वली डिवाइड कीजिए, तो उस तरह से वो डिवीजन करेंगे। अच्छा, 9 का डिवीजन रूल क्या होता है? सर, एक तो ये 3 से डिविजिबल होता है। जैसे 6 है, 6 तो 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं है। यस सर। एंड सॉरी सर।
What is reason behind having EVS in primary education, whereas already there is a subject exists, social science? क्योंकि अभी रिसेंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कॉम्पिटेंसी के नाम पर आई थिंक अप टू 8th स्टैंडर्ड एसएसटी तो है ही, सोशल साइंस है, उसके साथ साथ ईवीएस को भी एक एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। तो ऐसा क्या है ईवीएस में कि जो सोशल साइंस में नहीं है? सर इसमें कल्चर भी आ जाते हैं ईवीएस में, लेकिन हम अगर सोशल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें सर कल्चर एक्टिविटीज़, कल्चरल थिंग्स नहीं आती हैं। जैसे कि अगर हम हाउसेस पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हमें जैसे पता होते हैं, बट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हाउसेस होते हैं, तो वो हम ईवीएस के थ्रू ही पढ़ सकते हैं और बच्चों को भी इससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट रीजन से बच्चे बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई आसाम से है तो वहाँ पर वो हाउस कैसे हैं, क्या हैं, इस तरीके से। ओके, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। Is there creativity and experience? These two elements are differentiate exactly the social science and EVS. Activity and the second thing Creativity. creativity। क्या ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सोशल साइंस को और EVS को भिन्न बनाते हैं एक दूसरे से? ऑफकोर्स सर। कैसे? सर सोशल साइंस में हम जनरली नॉलेज लेते हैं, बट इन ईवीएस हम एक्टिविटीज़ भी करते हैं और उससे हमारी क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। हम कुछ क्रिएटिव थिंग्स जनरेट करते हैं, बनाते हैं। अच्छा ठीक है, सर के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ईवीएस है ना, में ऐसा आप क्या करेंगे, कैसी कौन सी एक्टिविटी आप कराएंगे जिससे बच्चों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी? ईवीएस के थ्रू बताना है आपको। ओके, हाउ यू विल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट थ्रू द सब्जेक्ट ईवीएस। ओके सर, अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे कि आप सीड्स लेके आइए अपने घर से, और उनको वहीं पे हम सिखाएंगे और जनरेट करवाएंगे, जर्मिनेट करवाएंगे। एंड उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जर्व करेंगे और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगी और क्रिटिकल थिंकिंग उनमें क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। सीड जर्मिनेट किया तो सीड जर्मिनेट हुआ, सीडलिंग हुई, देन उसके बाद फ्यू लीव्स आई तो हमने देखा वो ग्रीन लीव्स हैं, तो उनमें वो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये ग्रीन ही क्यों हैं, ये और डिफरेंट कलर के क्यों नहीं हो सकती। उसके अलावा हम उसे वाटर दे रहे हैं तो हम वाटर क्यों दे रहे हैं, इन्हें क्यों नीड है इसकी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि चलिए मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए ईवीएस की बात हुई है ना, आप आंसर्स तक बहुत अच्छे से पहुंच नहीं पाएंगे। आप मुझे बताइए कि इसमें और सिंपल कर देता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैथमेटिक्स के थ्रू हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे? सर थ्रू पजल्स, हम पजल्स करवाएंगे जिनसे बच्चों में
क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी और क्रिएटिविटी भी आएगी। अच्छा, इसी में से सर ने पूछा, तो इसे सपोज कीजिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों को साइमल्टेनियसली आपको बच्चों को सिखाना है, राइट? तो कैसे आप सिखाएंगे बच्चों को? सर थ्रू एक्टिविटी। हाँ, थ्रू एक्टिविटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों को एक साथ आपको जो है डिफरेंशिएट भी करना है, उनको सिखाना भी है, उनको याद भी करा देना है। ओके सर। सर हम डिस्पोजेबल ग्लास लेंगे एंड सम मार्बल्स भी लेंगे। गुड, वेरी गुड। उसके बाद हम बच्चों से बोलेंगे कि उनको टेबल्स आते होंगे, तो हम उनसे बोलेंगे कि आप 2 के टेबल में 2 के टेबल के थ्रू आप वो मार्बल्स ड्रॉप करते जाएं एक के बाद एक। एंड उसके बाद हम बोलेंगे कि 3 का टेबल के थ्रू आप 3 पे ड्रॉप करेंगे, देन 6 पे। उसको फिर हम बताएंगे कि किस पर दोनों ही, मतलब 2 और 3 जो हैं उनका ऐसा कौन सा है जिन पे वो दोनों ही ड्रॉप हुए हैं, तो दैट इज 6, दैट इज कॉमन। तो हम उसके थ्रू ऐसे। तो अभी आप कुछ देर पहले पजल्स की बात कर रही थी, है ना? ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि डू यू नो 10 ग्राम? यस सर। सर इट इज अ स्क्वायर शेप पेपर विच इज कट इनटू, उनको कट किया जाता है 7 पीसेज में और उससे ज्योमेट्रिक शेप्स पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। और उस शेप्स भी हो गई, कलर्स भी, और एस्टिमेशन भी बताया जाता है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो जो हमारा NEP 2020 है वो बात करता है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेट की बात करता है। तो आप मुझे बताइए कि इस 10 ग्राम के थ्रू, है ना, आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों में? नॉलेज का इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? नॉलेज के साथ और क्या क्या इंटीग्रेशन होगा बच्चों में? सर इसके साथ साथ वो जो 10 ग्राम होता है वो डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं उसके थ्रू। तो ये उन एक्टिविटी हो गई एक। इसके थ्रू हम मैथमेटिक्स ज्योमेट्रिक शेप सीखे एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हुई, कॉग्निटिव। तो इस तरह से डिफरेंट हम सब्जेक्ट या बोल सकते हैं। आपको सही लगता है कि उसके थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग लाइक जानवर बना सकते हैं, माउस बना सकते हैं, कैट बना सकते हैं? हाँ सर, मैं वही बोलना चाह रही थी बट क्लियर नहीं बोला। तो अभी आपने एक वर्ड यूज किया, कॉग्निटिव। क्या समझती हैं आप कॉग्निटिव से? सर इट्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि NEP 2020 के एक प्राइमरी क्लासेस के लिए क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? बताइए क्या क्या आउटकम्स निकलेंगे? अभी जितनी बातें आपने बताया ना, सब कहीं ना कहीं आउटकम्स है। बताइए NEP 2020 का आउटकम्स क्या क्या होगा, रिजल्ट क्या देगा थ्रू ऑल दिस थिंग? सर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये तो आपने ओवरऑल बोल दिया, ये तो ओवरऑल है। व्हाट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट? सर ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट। सो और एक्सप्लेन कीजिए। सर होलिस्टिक डेवलपमेंट में कई सारे डोमेन्स होते हैं विच इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो इन सब का एक साथ समेकित किया जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है सर। ओके हर्षिता, मुझे बताइए ये पंचकोश विकास क्या है? मैम, पंचकोश विकास जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और पंचकोश में एक सॉरी मैम, What are the main objectives of Nipun Bharat? मैम दिस इज FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा उनका बताइए, निपुण का फुल फॉर्म? सर नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन
reading, understanding and numeracy. सर के क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूँ. सर ने बात की इंटीग्रेटेड आउटकम्स की. A very simple, I would like to ask you a question there. Suppose you are selected as PRT. क्या नेशनल एंथम के माध्यम से, ठीक है, आप उन छोटे बच्चों में जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं आपके पास, बिल्कुल प्लेन स्लेट है आपके पास, क्या उस पर राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी आप सिखा सकते हैं नेशनल एंथम से? Yes, sir. तो नेशनल एंथम में वो कौन सा फेज है जो उन्हें खेल खेल में, जॉय में उनको राष्ट्रीय एकता बता सकता है? सर जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स ये इंटीग्रेटेड हैं. तो सर इसके थ्रू हम उन्हें बता सकते हैं कि पूरा भारत एक है. यस सर. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वेरी गुड, नाइस. तो क्या तैयार किया आपने डेमो के लिए, डेमो टीचिंग के लिए? सर पोएम. पोएम तो हम थक गए सुन सुनते. We are tired of any topic of EVS, right? EVS का टॉपिक EVS. लीजिए और चलिए मैं आपको टॉपिक देता हूँ. आइए आप बोर्ड पे आइए. So you have to teach forest, class 5. Are you comfort with this topic? So little bit. Little bit. Okay, let's change it. Okay. So you have to teach space. It's of the topic of class 5. Sunita in space. Sunita in space. You are not comfortable with this topic? Okay. Okay, so which topic you have prepared? So types of houses. Types of houses. Okay. Anyone else? Anything else apart from this? Water cycle. Water Water cycle. cycle. Okay, all right. Water cycle. Okay. ओके स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? ओके, मैम भी बहुत अच्छी है. तो आपने कभी नोटिस किया है कि हम गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं. क्यों सूख जाते हैं? नहीं पता. अच्छा. और अभी मैं रास्ते में से आ रही थी, मैंने एक गड्ढा देखा, उसमें पानी भरा हुआ था, और फिर हम वापस जाएंगे तो वो सूखा मिलेगा. क्यों? कैसे? पता है आपको? नहीं पता? ठीक है. तो आज हम कुछ नया जानेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे. ओके ओके. तो सब लोग अपनी नोटबुक बनाइए और सब अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे. ओके, ड्राइंग करेंगे. तो हमें ड्राइंग में क्या क्या बनाना है? सन बनाना है, यस, ओशियन बनाना है, और प्लांट्स बनाने हैं, यस, और हाउस बनाने हैं. ठीक है, और माउंटेन्स भी बनाने हैं. ओके, अपनी ड्राइंग करेंगे. व्हाट इज दिस? सन. वेरी गुड. व्हाट इज दिस? माउंटेन्स. ओके. तो स्टूडेंट्स, जैसे अचानक से पानी नहीं दिखता है तो ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी. जो वाटर होता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इवेपोरेट होने लगता है, वेपराइज होने लगता है. ओके, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई देता. ठीक है. तो ये क्या होता है, जब तो जो वाटर है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इवेपोरेट होने लगता है, ये वेपराइज होने लगता है. ओके, एंड गोज टू अपवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ उठने लगता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं.
अब क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? क्लाउड्स ऐसे फॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा जब आपकी मम्मा गैस पे पानी गर्म करती हैं और उसको ढक देती हैं, तब आप देखते होंगे कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब वो उसे ढक देती हैं ऊपर की तरफ इवेपोरेट होने लगता है। जब वो उसे ढक देती हैं और उसके लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हैं, तो वो क्या होता है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होने लग जाती हैं वहां पे। ओके, सो व्हाट इज कंडेंसेशन जो आप पढ़ा रही है ना, आप मुझे बताइए इसमें कंडेंसेशन क्या है? सर कूल या गो ओके ओके, ये जो क्लाउड्स हैं ये क्लोज होने लगते हैं, कम पास आने लगते हैं और धीरे ठंडे होने लगते हैं, कूल डाउन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, so what is the basic difference between evaporation and condensation? Sir, the basic difference is when we talk about evaporation, the water goes in upward direction, and in condensation, water cooling down form condensed in the condensed form, and later it will down to the ground in the form of precipitation. Sir asked you about evaporation and you explain it there. But when you are tagging them, when you are naming them, and the process is the sun rays is coming, and you are talking to the students, the sun rays has come and water vaporize. Don't you think you should tell them the reason behind that, why it is getting evaporated? बिकॉज ऑफ हीट, सनरेज लाइट आती है, जब लाइट पड़ती है तो उसमें हीट आती है, और बिकॉज ऑफ दिस हीट द वाटर इवेपोरेट्स एंड व्हाई वाटर एवेपोरेट? सर टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। किसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है? वाटर का। क्यों होता है? सर सनरेज आ रही होती है हीट की वजह से। सर का क्वेश्चन ये है कि वाटर जो है लिक्विड है, वो गैसेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या केमिकल प्रोसेस है यहाँ पर? आपकी डिग्री भी अच्छी है और आप साइंस से भी, आई थिंक। नो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर ने भी क्वेश्चन को और डेप्थ में दे दिया, मैं तो इजी पूछ रहा हूँ कि क्यों वो वेपराइज क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? बॉइलिंग। व्हाई इट इज बॉइल्ड? आप और मैं तो बॉयल नहीं होते, वी डेली डायरेक्ट इन कांटेक्ट टू द सन रेजेस। सर बिकॉज वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे कंपैरिजन में at 45 degree temperature in Rajasthan, if you carry this water bottle in your hand, and if I told you, okay, walk continue for a 2 kilometer, what do you think? At 45 degree, can this water be boiled? No, sir. But that water has boiled, not only boiled, it is evaporated. First of all, it is never boiled. If it is boiled, evaporation never takes place. Yes, sir. Okay, so tell me the reason, because you are from science, MSc you told, am I right? Yes. So that's why I'm asking. ऐसा क्या घटित होता है उस 20 डिग्री टेम्परेचर में कि वो पानी पर गिरता है और थोड़ी सी भी मात्रा में वो पानी वेपराइज हो जाता है? Okay. Molecules of वाटर के मॉलिक्यूल्स वो हीट की वजह से दूर जाने लगते हैं और जिसकी वजह से लूज होने लगते हैं और वो गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। Okay, but you continue. I'll tell you the answer. ओके, ठीक है। इसी में एक चीज और, एक मैनर से एक सिंपल क्वेश्चन है ना, इवेपोरेशन और डिफ्यूजन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर इवेपोरेशन वाटर का होता है और डिफ्यूजन गैस का होता है। जैसे कि एक स्मेल वन प्लेस से अनदर प्लेस जाती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अच्छा, तो ठीक है, चलिए हल्का से इसको और आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फीजन?
Okay, sir. Fission splitting into two and fusion मतलब कोई भी दो चीज का एक सिंगल चीज में फॉर्म होना, that is fuse, something fuse. Are you sure? Continuation to the sir question. Two incidents are happening right now. Explosion of an atom bomb and explosion of the same atoms at the sun. What is the difference between these two explosions? Okay, sir. एटम बॉम्ब की बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, एटम स्प्लिट हो रहे होते हैं, और जो सन है उसमें फ्यूजन हो रहा होता है हाइड्रोजन टू हीलियम. And then फ्यूज होके वो हीट जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे बिग अमाउंट ऑफ हीट, और जिसकी वजह से लाइट एनर्जी निकल रही होती है, हीट प्लस लाइट एनर्जी. Okay, all right, come, sit. डेवलपमेंट की बात हुई थी, है ना? कुछ देर पहले आपने डेवलपमेंट के बारे में बोला, डिफरेंट टाइप्स का. अगर एक बच्चा आपकी क्लास में डेली लेट आता है, ठीक है, तो आप कौन सा यहाँ पर डेवलपमेंट मिसिंग देखते हैं, और या उसके अंदर कौन सा डेवलपमेंट नहीं हुआ? सर सोशल डेवलपमेंट. सोशल कैसे? सर अगर वो क्लास में नहीं आ रहा है तो वो रेगुलर लेट आता तो है, लेकिन वो डेली लेट आता है, और उसको कैसे आप हैंडल करेंगे वैसे स्टूडेंट्स को? सर ये जो बच्चा है उसकी सबसे पहले हम क्या परेशानी है उसका पता लगाएंगे कि ये लेट क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, क्या वजह है, और उस वजह को जानेंगे. हो सकता है वो बच्चा नहीं भी बता रहा हो तो उसके पेरेंट्स से पता करेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है, फिर उसको हम डायग्नोस करेंगे एंड देन उसका ट्रीटमेंट करेंगे. अच्छा, आपने एनसीएफ तो सुना हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनसीएफ एफएस? It's a national curriculum framework for foundational stage, और foundational stage is बाल वाटिका से लेके. तो अभी क्लास 1 और 2 के बुक को चेंज कर दिया गया, राइट? आप मुझे बता सकते हैं कारण क्यों चेंज किया गया इसको? सर थ्रू ये NCFS की वजह से. कैसे कह सकती हैं आप इस बात को? सर NCFS में एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग बताया गया, टॉय बेस्ड लर्निंग. एंड आप मुझे टॉय को लेके बताइए, कोटेशन, कोई भी कोटेशन बोल सकती हैं आप टॉय को लेकर के, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर हैं, है ना, और कंप्लीट जो है टॉय बेस्ड पेडागोजी है ना, टॉय बेस्ड लर्निंग है हर जगह. तो आप मुझे टॉय को लेके कोटेशन बताइए. सर जिस तरह से एक फूल से उसकी सुगंध को, खुशबू को, फ्रेग्रेंस को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह एक बच्चे से उसकी टॉय को, खिलौने को नहीं छीना जा सकता. वेरी गुड, वेरी नाइस. अच्छा, तो और अगर इसी चीज को हम लोग अगर लर्निंग में इनपुट कर दें, इनबिल्ड कर दें, तो फिर बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं. तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनईपी एंड एनसीएफ? Sir, NEP is an education policy and NCF is a curriculum. ये तो आपने फुल फॉर्म बता दिया ना. That is already mentioned there. What is the difference between NEP and NCF? Sir, NCF में पढ़ाने का लर्निंग आउटकम, टीचिंग लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि पढ़ाने का तरीका कि कैसे पढ़ाया जाए, और NEP में जो भी शिक्षा में कमियां थी, बच्चे स्कूल क्यों छोड़ के जा रहे थे, और बच्चों पर जो प्रेशर था उसकी वजह से ये NEP आई थी. अच्छा, आप एक प्राइमरी टीचर हैं, है ना, और मेरा मानना है कि एक प्राइमरी टीचर के अंदर जो है बहुत अधिक पेशेंस होना चाहिए, है ना, साथ में जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना, और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मानते हैं आप इस बात को? एग्री हैं आप मेरी बात से? अच्छा, बताइए कैसे और क्यों?
सर एक अच्छा शिक्षक वही है जो स्टूडेंट के लेवल पे आके बात करे, टू वे कम्युनिकेशन करे। बच्चे उसको अलग ना समझे कि ये कोई बड़ी चीज़ है, वो अपने आप को बराबर समझे। एक शिक्षक जो है वो अपनी आत्मा को दूसरी आत्मा में एक कर दे। You are going somewhere. You are going philosophically. My question is very simple. कि एक प्राइमरी टीचर को बहुत ही पैसेंस होना चाहिए, उसके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना? तो आप मुझे बताइए, अगर आप इस बात से एग्री हैं तो क्यों जरूरी है ये तीनों चीज? सब बच्चे को कंफर्ट फील कराने के लिए, बच्चा डरे नहीं, टीचर में पेशेंस होगा तो वो बच्चे की बात को समझेगा। अच्छा, आप मुझे बताइए ECC क्या है? फिर मैं इस पे आ जाऊंगा वापस, इसी में मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे पहले बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय ECC? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन। केयर एंड एजुकेशन, गॉट इट? सो देयर इज अ वर्ड केयर। क्या हम बिना पेशेंस का केयर कर सकते हैं? पेशेंस इज नीडेड, है ना? अब बताइए अपने आंसर्स को, मैं आपको बहुत हिंट दे दिया। टीचर शुड बी केयरिंग, सो अगर वो केयरिंग होगा तो उसमें अपने आप ही पेशेंस आएगा एंड बच्चों। अच्छा, मान लीजिए कि आपके क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ही सुपर एक्टिव है, नॉटी भी है, कैसे हैंडल करेंगे आप इस बच्चे को? सर उस बच्चे को मैं उसकी जो एनर्जी है वो मैं किसी और चीज़ में यूटिलाइज करवा दूंगी। जैसे कि उसको मैंने मॉनिटर बना दिया, तो अब वो दूसरे बच्चे को देखेगा, अपनी एनर्जी दूसरों में यूटिलाइज करेगा और खुद वो उद्यम नहीं मचाएगा। अच्छा चलिए, In continuation to the sir's question, sir asked you about एक बच्चे के बारे में बात की कि वो सुपर एक्टिव है, ठीक है। एक बच्चा और है, वो सुपर शाय है, ठीक है। बीइंग एज अ टीचर एंड बीइंग एज अ फुलफिलर of the new education policy, which is somewhere leading to the parental caring at school. Am I right? yes. तो इन दोनों बच्चों में से अब आप किस बच्चे की ज्यादा केयर करेंगे और क्यों? सर मैं दोनों को इक्वली देखूंगी एंड मैं दोनों को पास में ही बिठाऊंगी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा शाय है और एक बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो जब हम साथ में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो हम उनसे बात करने, इंटरेक्ट करने लगते हैं और थोड़ा बहुत चेंज आने लगता है। तो जो वो बच्चा शाय है वो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करेगा और थोड़ा बोलना सीखेगा, उसकी हेजिटेशन खुलेगी। हम यही रुकते हैं आपके इंटरव्यू के लिए, है ना? और मैं आपको फीडबैक देता हूँ आपको, है ना? यही रुकते हैं हम लोग। देखिए, आप क्वाइट गुड कैंडिडेट हैं, है ना? कोई शक नहीं है, और अच्छी बात है कि आपके पास हैविंग अ गुड पर्सनालिटी ऑफ अ टीचर, है ना? टीचर वाली पर्सनालिटी है आपके अंदर। अच्छा, उसके साथ साथ जो कुछ क्वेश्चंस का आपने रियली अच्छा आंसर दिया, है ना? अच्छा आंसर दिया कुछ क्वेश्चंस का, सबने कुछ क्वेश्चन आपसे रखे तो उसका आंसर आपने अच्छा दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, अगर हम बात करें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ, राइट? देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपना इंट्रो ब्रीफ में दें, बट इट वाज नॉट ब्रीफ, है ना? ये क्वाइट लॉन्ग था, लेंथी था थोड़ा। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसा क्यों कहा गया आपको कि आप ब्रीफ में दें? इसलिए ताकि हम ये चाहते हैं कि आपने जो रट के आए हैं या फिर कुछ आपने पहले से याद करके आया है, क्या आप वही बोलेंगी या यहाँ अकॉर्डिंग टू आप उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग? तो आपने जो आप याद करके आए थे आपने वही रखा, इवन कि हमने आपका नाम भी बोल दिया है सीधा, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ रखना चाहिए था आपको, राइट? आपने पूरा बताया, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ, है ना? आप सिंपल रख सकते थे, है ना? ऐसा हो सकता है कि वहां जब इंटरव्यू चल रहा है तो मतलब बहुत देर से चल रहा है, अब लास्ट चल रहा है, तो सो दे वांट कि आप ब्रीफ में इंट्रो दीजिए अपना, तो ये वर्ड का ख्याल रखना है। उन्होंने वर्ड आगे से यूज किया, गिव मी इन्होंने ब्रीफ, सो इंट्रोडक्शन शुड बी इन ब्रीफ। और उन्होंने जो कहा
डू एज डायरेक्टेड, राइट? ओके, नेक्स्ट थिंग जो है, 2 बार आपको देखा गया, एक बार तो मेरे साथ भी देखा गया और सर के साथ आपको 2 बार देखा गया कि क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही आपने आंसर देने का प्रयास किया. ओके, दिस कुड बी नॉट मिस्टेक बट दिस कुड बी ब्लंडर, नॉट इट. This could be, it's not a mistake, but this could be a blunder. Remember it. Let the question be finished. पहले क्वेश्चन को पूरा होने दीजिए, फिर आप आंसर दीजिए. इससे ये मालूम चलता है अगर आप सुनती हैं ठीक से, it means you are an active listener. Alright, remember, and a good listener is a good speaker. So listen first, right? This is a great quality. Okay. Next thing, that थोड़ा सा जो है ornament जो कान का है, थोड़ा सा लाइट यूज करें. ठीक है, लाइट ऑर्नामेंट, ठीक है ना? थ्रू आउट जो इंटरव्यू हमने देखा, हमने ये पाया कि थोड़ा सा जो है आपको अपने थॉट्स को क्लियर करने की जरूरत है. मतलब बहुत जगह हमने मम्बलिंग देखा, थॉट प्रोसेस जो है वर्ड्स अच्छे से लिंक नहीं हो पा रहे. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा गैप है, जो वर्ड्स में गैप आ जाते हैं आप जब भी. इसका मतलब ये है कि जो थॉट्स है वो क्लियर नहीं है. तो थॉट्स को क्लियर करें. ये देखिए एक ही चीज से आ सकता है जब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे. रीड ऑल एनसीईआरटी बुक. जब आप पढ़ेंगे तो सब वही चीज पूछा जा रहा है घुमा फिरा करके, आपको आंसर देना है ना? ठीक है. इसके बाद जो है जब आप डेमो टीचिंग के लिए आप आई तो आपको 2 टॉपिक दिया गया. आप उस पे आंसर डिलीवर नहीं कर पा रही थी. आपने बोला कि नहीं सर ये टॉपिक इट्स नॉट, नहीं कर पाऊंगे, आई एम नॉट वेरी कंफर्ट, है ना? तो उस वक्त क्या है कि आपने एक बार हंसा, लाफिंग आई, है ना? तो आप वो बहुत ही इनफॉर्मल है. एक तो आप आंसर नहीं दे पा रही, है ना, और फिर उसमें लाफिंग कर रही है. तो दिस इज नॉट, है ना, बिल्कुल दिस इज नॉट टॉलरेटेड, राइट? तो बिल्कुल नहीं. यू शुड बी सॉरी फॉर दैट, राइट? सॉरी सर, प्लीज गिव मी द नेक्स्ट टॉपिक लाइक दिस. वहां हंसना क्या है, बिल्कुल इनफॉर्मल है, हंस नहीं सकती हैं. ओके. नेक्स्ट थिंग इज, जब आप टीचिंग कराना आपने स्टार्ट किया तो हमने ये पाया कि जो आपका आई कांटेक्ट है ना वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं था. ओके, जब आप टीचिंग करा रही है ना तो आई कांटेक्ट आपका सबसे होना चाहिए. ठीक है, इवन कि आप जो है पैनल को देख ही नहीं रही थी तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो सबसे होना चाहिए, लेस देन 3 सेकंड. गॉट इट? अच्छा. नेक्स्ट थिंग जो है, जब आपने टॉपिक लिया ना तो ये टॉपिक है क्लास 5th का, तो यहाँ पे थोड़ा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है. जैसे कि आप सन को बोल रही है, दिस इज सन, ऑब्वियस सी बात है सन ही है, वो बनाया है आपने. तो क्लास 5 का बच्चा थोड़ा सा जो है, इट्स नॉट 2-3, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो थोड़ा सा तो मैच्योर हो गई, थोड़ा सा उनसे 2-3 से. तो अब उसको हम सन बता रहे हैं तो इट नॉट सीम्स लाइक नेचुरल. थोड़ा सा अगर क्लास 5th का टॉपिक है तो थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं, ठीक है ना? ये 1-2 पे अच्छा लगता है, 5th में अच्छा नहीं लगेगा ये चीजें, है ना? अच्छा. उसके बाद जो है जो आंसर्स हैं आपके, है ना, थोड़ा सा और एक्यूरेट कीजिए, है ना? इट इज नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन समथिंग. आंसर जो है कभी आपको डायरेक्शन नहीं जाता. ठीक है. अब एक बहुत बड़ी चीज जो एक्सप्रेशन की बात है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा और एक्सप्रेशन पे आपको बहुत काम करने की जरूरत है ना? प्रॉपर मॉड्यूलेशन नहीं है वॉइस में, उतार चढ़ाव नहीं है, इट इज गोइंग लाइक कांस्टेंट, है ना? वॉइस में आर्टिकुलेशन नहीं है, आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, खुद को एक्सप्रेस कीजिए, मिरर सामने रखिए और जितना आप प्रैक्टिस कर सकती हैं प्रैक्टिस कीजिए. 2 चीज की यहाँ कमी है, एक तो आर्टिकुलेशन और एक मॉड्यूलेशन. एक जगह आप कह रहे हैं कि बच्चों को मैं करवा दूंगी, प्रोक्लेम नहीं कर सकते आप, करा सकते हैं, करवा दूंगी नो, आई कैन, आई मे, राइट? ओके. एंड नेक्स्ट थिंग, जब आप लास्ट में जब आप आई तो डेमो टीचिंग कंप्लीट होने के बाद यू शुड रब द बोर्ड. आपने रब नहीं किया बोर्ड, आप सीधा नहीं, यू शुड रब द बोर्ड, देन यू शुड कम एंड आफ्टर कमिंग थैंक यू सर लाइक दिस. सो अगर आप इन सारे एरिया पे आप काम करेंगे तो यू कुड बी अ वेरी गुड कैंडिडेट, यू कुड बी अ डिजर्विंग कैंडिडेट, राइट? ये मेरे साइड से था, बाकी सर बताएं. बी एक्यूरेट विद योर आंसर्स. सर ने एक बात कही, आंसर को जो है ना गुमराह नहीं करना, जितनी बातें पूछी गई उसी पर रहिए, है ना? कई बार आप भटक गए और जो हमें सुनना चाहिए था वो आपने सुनाया नहीं. दूसरा चीज, जो भी आप ईवीएस के टॉपिक्स दिए गए हैं ना, तो ईवीएस पे थोड़ा सा आप वर्कआउट कीजिए, क्योंकि काफी सारे सिंपल टॉपिक्स, और चूंकि आपका जो ग्रेजुएशन में जो पार्ट रहा आपका वो साइंस बैकग्राउंड ही रहा है लगभग, है ना? तो ईवीएस को आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको वर्क करना है ईवीएस पर. थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा सर को. जब आपने इवापोरेशन लिया ना तो वहां पे बॉइलिंग नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है.
जब आपने वाटर साइकिल लिया ना, वहां बॉइलिंग नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। और आपने बॉइलिंग, आई थिंक मुझे लगता है नहीं भी तो कम 5 से 6 बार आपने रिपीट किया हो। बॉइलिंग नाम कोई चॉइस ऑफ वर्ड, समझिए ध्यान से, वाटर हीट हो सकता है ना। इंटरव्यू का नाम है क्या बोलना है और कितना बोलना है ना, एंड ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। गॉट इट? हाँ सर। That's why you face so many questions on that particular point. Okay? Lot of the suggestions are over there.